एटीएस ने 2 दिन पहले कई जगहों पे रेड की थी, क्या उसमें से? हमने जो रेड करी थी वो बैन से पहले करी थी और हमारे पास जो भी सबूत थे उनके आधार पे एफआईआर हुई थी। एफआईआर भी एटीएस के अधिकारियों ने की थी और उसके बाद फिर हमने कार्रवाई करी, लेकिन उसके बाद बैन आ गया। तो बैन आने के बाद तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन डिसॉल्व हो गई है, तो कोई भी आदमी इसके साथ जुड़ नहीं सकता। जो इसके मेंबर्स थे वो अब इसके मेंबर्स नहीं रहे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन डिसॉल्व हो चुकी है। इनको किसी भी तरह से रीग्रुप करने का अधिकार नहीं है किसी और नाम से, किसी और बैनर से। इनको किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। ये लोग सिर्फ लीगल प्लेटफॉर्म पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बाकी मीडिया में, सोशल मीडिया पे या सड़कों पे ये लोग नहीं आ सकते, ये इनको अलाउड नहीं है। सर, ये लोग, इनका मोटिव किस तरह से रहता है, किस तरह से ये लोगों से जुड़ते थे ये पीएफआई? इन लोगों का ऐसा था कि ये दिखाते थे कि ये सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिज़िकल एजुकेशन, इसके नाम पर ये लोगों को इकट्ठा करते थे और कहते थे कि हम जूडो क्लास कर रहे हैं, कराटे क्लास कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये लोग फिर लोगों को भड़काते थे। बीच में इनके लेक्चर्स होते थे, इनका पूरा शेड्यूल होता था कि किस दिन किसका लेक्चर होगा, पूरा टाइम टेबल रहता था। उसमें ये लोग ब्लैक बोर्ड से, कंप्यूटर से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते थे और गलत गलत फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के गलत गलत बातें बताते थे, जिससे कि पार्टिसिपेंट्स को गुस्सा आए, वो इनसिक्योर फील करें। और उनको बताते थे कि भाई आप अपने पास ऐसे हिफाजत का सामान रखिए। हिफाजत का सामान रखिए मतलब तैयारी करिए। ये कि छतों पर आप बोतलें रखिए, पुरानी ईंट पत्थर रखिए, लोहे का सरिया रखिए। एक बाल्टी में इतना तेज़ाब डाल देंगे तो उससे शरीर को नुकसान पहुंचता है। एक तरह से हिंट करते थे, बताते थे कि आप तैयारी रखिए। और हिफाजत का सामान के पीछे वो लॉजिक ये देते थे कि भाई आप लोगों को इस मुल्क में ख़तरा है। तो आजकल तो डिजिटल इंडिया की तरफ हम लोग जा रहे हैं, हर चीज़ डिजिटल है, तो कोई भी आदमी अगर आगे बढ़ना चाहता है उसमें मज़हब ने कहीं नहीं आता बीच में। लेकिन ये लोग जानबूझ के मज़हब को बीच में लाना और लोगों को गुमराह करना, और फिर जो ज़्यादा भड़क जाते थे लोग, फिर उनको कोई पोस्ट देना, उनको कोई और जिम्मेदारी देना, इस तरह के काम थे। सर, लेक्चर, आपने लेक्चर का जिक्र किया, लेक्चर किस प्रकार का लेक्चर थे, क्या उनको बताया जाता था लेक्चर में, क्या कुछ माध्यम से, क्या कुछ उनके दिमाग में क्या आ रहा था, क्योंकि आपने लेक्चर का जिक्र किया सर? देखिए, लेक्चर इनका ऐसा रहता था कि ये बताते थे कि जैसे हमारा ये अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, हमको ये राइट है। और फिर ये कहते थे कि ये देखिए, ये डेटा देखिए, इस डेटा में आपको नज़र आएगा कि हम पर अत्याचार हो रहा है। जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की वो एंटी मुस्लिम है, और जो गलत डेटा है, जो डेटा फैक्चुअली इनकरेक्ट है, उसको ये पोर्ट्रे करते थे, दिखाते थे। कहीं से बताया आज से 50 साल पहले कभी राइट हुए, वो उसके बारे में बहुत ही ख़राब तरीके से डिटेल्स बताना, फैक्चुअली इनकरेक्ट लेक्चर्स देना, ये सब काम करते थे। सर, ये मान के चलिए कि पीएफआई जो है एक स्लो पॉइजन था हमारे देश में। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्लो पॉइजन था, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर, एक और सवाल जानना चाहिए, जिस तरह से पीएफआई काम कर रहा था, इनकी फंडिंग किस तरह से होती थी? हालांकि आपने गिरफ्तार किया 21 लोगों को, इनकी फंडिंग कहाँ से होती थी, कहाँ से, कैसे मॉनिटर करते, कैसे एक दूसरे से जुड़ते थे, ये किस प्रकार से, कौन से माध्यम से, कैसे? इन लोगों का ये था कि फंडिंग कुछ तो लोकल रहती थी और कुछ इनके पास दूसरे स्टेट से भी आती थी। बाहर के मुल्कों से क्या फंडिंग आती थी उसका भी हमको पूरा डिटेल्स नहीं है, हम लोग उसकी तहकीकात कर रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशन में हमारे आएगा तो हम उसको भी इंक्लूड करेंगे। सर, क्या कुछ पीएफआई लोगों का बैंक अकाउंट भी सीज किया है, क्या कुछ केस में बरामद किया है, चार्ज में हुआ? देखिए, एक बार ऑर्गेनाइजेशन बैन हो जाती है तो यूएपीए के सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के तहत पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर सके, प्रोहिबिशन ऑर्डर लाए। और सेक्शन 8 में ये भी पावर होती है कि जो ऑफिसेज वगैरह हैं उनको नोटिफाई कर दे उन प्लेसेस को जहाँ पर बैंड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स जो थे वो मिलते थे या यूज़ करते थे। तो वो जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को डेलीगेट कर दी हैं, और स्टेट गवर्नमेंट ने फर्दर वो डेलीगेट कर दी हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को।
तो हर जगह इस हिसाब से कार्रवाई शुरू है। सर एटीएस ने जब जांच की अपना रेडी किया कई जगहों पे, क्या कुछ उनके पास से बरामद किया, क्या क्या चीज़ें बरामद की गई? हमारा अधिकतर इसमें जो मिला है वो डिजिटल एविडेंस है, जो इनके लैपटॉप्स पे, इनके मोबाइल्स पे कुछ हार्ड डिस्क हमको बरामद हुई हैं। इनको एक ट्रेनिंग में ये भी दिया जाता था कि आप किस तरह से अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डिलीट करें, उसकी भी स्पेशल क्लासेस होती थी, उससे भी एक्सपर्ट रहते थे कि आप इस तरह से डिलीट करिए। तो हम यूज़ कर रहे हैं कुछ टेक्निक्स, कुछ टूल्स, और जो डेटा डिलीट हो गया है उसको भी हम रिकवर कर रहे हैं। सर पीएफआई का 2047 का भी जिक्र आ रहा है कि उनकी प्लान क्या था, थोड़ा बताइए सकते आप उनके प्लान 2047? देखिए, इनके प्लान 2047 का यही था कि आप एक इस्लामिक कंट्री बनाएं इसको, और इस हिसाब से लोग काफ़ी स्टेजेस में इन्होंने अपने टारगेट फिक्स किए थे कि भाई 5 साल में ये अचीव करेंगे, फिर ये अचीव करेंगे। तो ये 25 साल आगे की इनकी सोच थी। क्या कुछ है सब बताइए थोड़ा जिक्र की, क्योंकि इनकी प्लानिंग काफ़ी तेज़ी से चल रही है। हमने देखा था कि आपने जिक्र बताया कि कुछ प्लानिंग, क्या प्लानिंग 2047 में क्या करने की कुछ बात? नहीं, उनका ऐसा नहीं था कि कुछ ऐसा 24-27 तक इनको अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने थे, वो धीरे धीरे अचीव करते। अभी आज जैसे ये किया, 4 साल में यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर 8 साल में यहाँ तक पहुँचेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे हेट क्राइम्स के लिए। ये इनकी प्लानिंग थी। लोगों को अपने साथ लेके उनको बताएंगे कि आप इनसिक्योर हो स्टेट के अगेंस्ट। मतलब एक तो पॉलिटिकल पार्ट तो अलग हो गया, उसका मैं जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन उसकी आड़ में और भी उनके बहुत सारे मंसूबे थे कि आप कोई एपिसोड हो जाए उसको डिस्प्रपोर्शनेटली उसको आगे बढ़ाओ। अब जैसे सर तन से जुदा वाला जो नारा है वो इनका ही है। तो इस तरह से ये लोग कोशिश कर रहे थे। डिटेल्स हैं हमारे पास, पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हम प्रोड्यूस करेंगे कोर्ट में। जी सर, ये मान के चलिए कि आने वाले जो 100 साल भारत के हो जाएंगे, इनका मकसद था कुछ बड़ा कुछ करने का, ताकि देश में कुछ अलग प्रकार का माहौल, ये मान के चलिए इस्लामिक स्टेट बनाने का इनका मकसद था। हाँ सर, एक और सवाल जानना चाहिए। ये सोशल मीडिया पर हमने देखा जिस तरह गिरफ्तारी हुई, जिसकी बात है कि कई सारी चीज़ें ये लोगों को वायरल करके बता रहे थे कि हमारे खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, तो उनको किस तरह देखते हैं, एटीएस किस तरह से सोशल मीडिया को देखती है, किस बात से? देखिए, सोशल मीडिया को मॉनिटर करने के कुछ टूल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, वो हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम आज भी मॉनिटर कर रहे हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स मॉनिटर कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, खबरें ये भी आई थी कि पीएफआई के नज़र में या उनकी बात करें, कुछ बीजेपी के या कुछ कई से नेता, कुछ पॉलिटिकल लीडर उनके निशाने पे थे, इसको लेकर क्या होता है इनका बीजेपी लीडर या? नहीं, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये तो जनरल इनका था ही कि कुछ इन्हें आइडेंटिफाई किए थे लोग। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये टारगेट किलिंग इनका मोडस ऑपरेंडी था कि टारगेट आइडेंटिफाई करो, वो किल करो, लेकिन वो सामान्य लोग के लिए नहीं, वो जो लोग आइडेंटिफाई करते थे फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, उसके बाद ये आगे की प्लानिंग करते थे। सर आखिरी सवाल, एटीएस ने हालांकि बैन पीएफआई बैन हो चुका है, एटीएस की कार्रवाई अब आगे किस तरह से एटीएस की कार्रवाई करेगी, आगे इसको एटीएस की क्या प्रोसेस रहेगी आगे? देखिए, आगे का ये है कि हम लोग जड़ तक जाएंगे इसकी केसेस की। बैन तो एक अलग बात हो गया, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है हमारा, उसमें जो भी सामने निकल कर आएगा हम उसमें चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेंगे, और जो भी इनके अकाउंट्स हैं वो फ्रीज़ करेंगे। जो बच्चे, जो लड़के कैंप्स वगैरह में गए हैं, उनके खिलाफ हमारी कोई ऐसी कार्रवाई करने की फ़िलहाल कुछ ऐसी तैयारी नहीं है, क्योंकि वो तो उस वक्त बैन नहीं थी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो गए, पार्टिसिपेट उन्होंने किया, तो वो तो कोई इलीगल एक्टिविटी उस समय नहीं थी नॉर्मल पार्टिसिपेंट्स के लिए, तो हम उनको तो कुछ नहीं कह रहे। लेकिन जो इसमें टीचर्स थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, जिनका गेम प्लान था, उन लोगों के खिलाफ हम एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं और कोर्ट में हम चार्जशीट फाइल करेंगे।